Hello students, let's see pure inductive circuit. Okay, what is the phase relation between the voltage and current in case of pure inductive circuit? So here in this figure you can see that AC voltage source is applied to this inductor having a self inductance L over here. So here we know that ये इंडक्टर जो वाइंडिंग में से बना हुआ होगा ना उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है. ओके, बट हियर फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ऑफ इंडक्टर इज व्हाट, जीरो. एज द रेजिस्टेंस is zero and there is no presence of what, capacitor. So here we can say the only component which is present in this circuit is what, inductor, and that is the reason why it is called pure inductive circuit. So here we can say as shown in a figure, okay, AC voltage source is applied across inductor of सेल्फ इंडक्टेंस L. इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L है. ठीक है, here I can say we know that windings of inductor have some appreciable resistance, or you can say have some amount of resistance, but here we assume that resistance the resistance of inductor is zero. Okay, so it is called प्योर इंडक्टिव सर्किट. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्योर इंडक्टिव सर्किट. और आप देख सकते हो सर्किट में कैपेसिटर भी क्या है, एब्सेंट है. ठीक है, अब चलो हमें पता है, हमने एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर ये टॉपिक हमने देखा है. ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, उसमें हमने वोल्टेज जो एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया था और उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा था उसके बीच में फेज रिलेशन ढूंढा था. तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, वो फेज रिलेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, उसके ऊपर से फेजर डायग्राम और वोल्टेज और करंट के वेवफॉर्म्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है, सो हियर आई कैन सी एसी वोल्टेज applied to an inductor is V is equal to Vm sin omega t. Let it be इक्वेशन नंबर 1. ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब हमें करंट का इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं कि ये सर्किट में जो करंट आई फ्लो हो रहा है वो कितना होगा. तो करंट का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम लोग क्या यूज करेंगे, किरचॉफ्स लूप रूल. ओके, सो फ्रॉम किरचॉफ्स लूप रूल चलो यहाँ पे अप्लाई करना है बच्चों. क्या होगा, V माइनस. अब आपको पता है करंट जो एंड से एंटर हो रहा है इंडक्टर में वो पॉजिटिव एंड होता है, जो एंड से करंट बाहर निकल रहा है वो कौन सा होता है, नेगेटिव एंड. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, माइनस L di/dt, एंड दैट इज इक्वल टू क्लोज सर्किट में वापस आ जाएंगे, जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो V इक्वल टू कितना होगा, आई कैन से V इज इक्वल टू व्हाट, L di/dt. अब बच्चों V जो है यहाँ से अगर मैं di/dt को सब्जेक्ट बना लेता हूँ तो क्या होगा, V/L, और V की वैल्यू आपके पास है. ठीक है, V कितना है, V तो कितना है, Vm sin ओमेगा t. सो आप देखो di/dt कितना बन जाएगा, वो हो जाएगा Vm sin ओमेगा t/L. ठीक है, तो अगर यहाँ से मुझे करंट फाइंड आउट करना है, यानी कि di को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो ये dt पे उस तरफ चला जाएगा, तो Vm/L
क्या हो गया, ये साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड के दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू, आई कैन से देखो वी एम बाई एल आपका कांस्टेंट है, उसको बाहर ही कर देते हैं। वी एम एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इंडक्टर ये भी कांस्टेंट रहेगा। आपका जो फंक्शन वेरी कर रहा है वो कौन सा है, साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब देखो ये साइन ओमेगा टी वेरी कर रहा है आपका। ठीक है, इसका बच्चों इंटीग्रेशन कितना होता है साइन ओमेगा टी का, वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी, और आपको पता है ये आर्ग्यूमेंट का फिर से मुझे करना है, तो उसका देखो डिनोमिनेटर में ओमेगा टी का कितना होगा, ओमेगा कांस्टेंट एज इट इज टी का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, और एलएचएस में देखो क्या हो गया, करंट आई, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, सी होता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैंने सी रख दिया। अब बच्चों ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये थियरी में अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी तो की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट का कोई वैल्यू है तो उसका यूनिट क्या होगा, ऑब्वियसली वो क्या होगा, करंट होगा। क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, अब देखो ये करंट मुझे किसकी वजह से मिला, ये वाले वोल्टेज की वजह से मिला, ये वोल्टेज की वजह से। ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी, आप देख सकते हो ये साइनोसॉइडली वेरिएंट है। ठीक है, जिसका एक साइकिल पे एवरेज कितना होता है, 0 होता है। साइन का एक साइकिल पे एवरेज 0 होता है, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे जो करंट मिलेगा उसका भी एक साइकिल पे एवरेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये करंट का एक साइकिल पे एवरेज 0 होने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, वो टाइम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है तो फिर करंट 0 नहीं होगा, ये कांस्टेंट होगा। मतलब यहाँ पे देखो ये टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आप यहाँ पे रखो कोई भी जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो मतलब वो कांस्टेंट हो गए, और अगर वो कांस्टेंट हो गए तो वो करंट को 0 नहीं होने देगी। ठीक है, और हमने देखा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट तो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया कि ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये एज्यूम्पशन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। अगर वो टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा तो करंट को 0 होने नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एवरेज वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो एवरेज वैल्यू तभी 0 होगी जब ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा। सो हियर आई कैन से टू मेक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, okay, 0, here time independent constant cannot be allowed, or you can say here we can say integration constant, here integration constant must be 0, or you can say time independent constant also must be 0. अब बच्चों जैसे कि यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि ए 0 है, तो ए अगर 0 है तो आपका करंट का इक्वेशन क्या बना, I इज इक्वल टू वी एम बाई ये ओमेगा बाहर ले लेते हो, ओमेगा एल ब्रैकेट में क्या है आपके पास, माइनस कॉस ओमेगा। ठीक है, तो ये देखो करंट आर वी एम बाई ओमेगा एल। ठीक है, वी एम बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी क्या होता है बच्चों, तो उसके लिए यहाँ पे देखो साइन, अगर मैं π/2 माइनस ओमेगा टी, चलो पहले उल्टा लिख देता हूँ तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ठीक है, ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे कॉमन करता हूँ तो माइनस साइन क्या हो जाएगा,
π/2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। ठीक है, π/2 के फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस साइन एज इट इज। ठीक है, और साइन π/2 माइनस कॉस ओमेगा टी का रिजल्ट क्या होगा, सॉरी π/2 माइनस ओमेगा टी का रिजल्ट क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, नेगेटिव साइन एज इट इज। तो माइनस कॉस ओमेगा टी की आप जगह आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस π/2 का रिजल्ट क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, चलो नाउ लेट्स सी दिस इक्वेशन। साइन का मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर करंट आपको मैक्सिमम चाहिए तो ये टर्म कितना होना चाहिए, साइन का मैक्सिमम, ये पूरा टर्म 1। तो अगर ये पूरा टर्म 1 हो रहा है तो क्या होगा, फॉर मैक्सिमम करंट आई कैन से, मैक्सिमम करंट ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। साइन ओमेगा टी माइनस π/2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, तभी आपको करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर ये 1 रखते हो तो करंट आपको मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि आई की जगह पे क्या, आई एम। तो आई एम क्या बनेगा आपका, Vm/ओमेगा L बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ मैक्सिमम करंट का इक्वेशन। ओके, सो नाउ कंपेयरिंग दिस टर्म, ये टर्म को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, और ये आई एम की वैल्यू देखो क्या है, Vm/ओमेगा। इसको वापस Vm/ओमेगा की जगह पे अगर मैं करंट आई लिखता हूँ तो मैं पहले यहाँ पे लिख सकता हूँ, देयरफॉर करंट आई इज इक्वल टू व्हाट, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपके पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, वो वोल्टेज का इक्वेशन था, ये करंट का इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन मुझे मिल गया, फेज रिलेशन फाइंड आउट करना है। बट बिफोर इट कंपेयरिंग, आई एम इज इक्वल टू Vm/ओमेगा L विच आई एम इज इक्वल टू Vm/R इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट। देखो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में मैक्सिमम करंट ये था, ये मिला प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अगर आप कंपेयर करो तो ये वाला जो टर्म होगा ना आपका ओमेगा L, आप देख सकते हो बच्चों, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट। सो आई कैन से, सो ओमेगा L ओके इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, रेजिस्टेंस। ओके, ये किसके इक्विवेलेंट है, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। सो हियर दिस ओमेगा L, हियर ओमेगा L इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय XL। कैसे डिनोट करते हैं, XL। L स्टैंड्स फॉर, L आपका सफिक्स है, दैट इज फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, देयरफॉर यू कैन से XL आपका क्या होता है, ओमेगा L होता है। अब आपका XL इज इक्वल टू ओमेगा L है, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम करंट इक्वेशन क्या मिलेगा, IM इज इक्वल टू क्या था, Vm/ओमेगा L था। तो ओमेगा L क्या है आपका, XL है। तो ये मिला मैक्सिमम करंट का इक्वेशन, दैट इज Vm/, वी कैन से XL। ओके, ये मैक्सिमम करंट का इक्वेशन बच्चों मुझे मिल गया है। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ऑब्जर्व करना है। तो इक्वेशन 1 में आप देख सकते हो कि जो ये वोल्टेज है उसका फेज कितना है, उसका फेज कितना है, ओमेगा टी है। ठीक है, करंट का फेज बच्चों कितना है, ओमेगा टी माइनस π/2 है। ये आप देखो करंट का फेज जो है ना वो π/2 लेस है एज कंपेयर टू व्हाट, वोल्टेज। ठीक है, अब देखो ये फेज लेस है, मतलब करंट क्या होगा,
पीछे चल रहा होगा। आपका ये वोल्टेज देखो, ये मैंने फेजर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया। ये वोल्टेज का फेजर, जैसे कि हमने रोटेटिंग वेक्टर और फेजर वाले टॉपिक में प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए ड्रॉ किया था फेजर, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि वोल्टेज को फेजर और वोल्टेज के वेवफॉर्म्स जो है उसको हम लोग रेफरेंस लेंगे। 0 से स्टार्ट किया, आप देख सकते हो π/2 पे मैक्सिमम, 2π पे यहाँ पे ये वोल्टेज का फेजर एज इट इज। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में करंट का फेजर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है देखो आप, करंट का फेज देखो आप π/2 जितना क्या है कम है, तो ये वोल्टेज का फेज है, तो यहाँ से -π/2 मतलब कहाँ पे आप ड्रॉ करोगे, नीचे की तरफ। ये देखो, ये वोल्टेज से π/2 एंगल पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, करंट का फेजर आई ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एंड हियर आई कैन से दिस फेजर इंडिकेट्स व्हाट, current sinusoidally varying current I, and that is equal to what, Im sin omega t minus π/2। तो ये देखो, ये वोल्टेज का फेजर हो गया, ये करंट का फेजर हो गया, दोनों के बीच में बच्चों एंगल कितना है, π/2 है। करंट का फेजर पीछे चल रहा है, आप देखो ये वोल्टेज का फेजर ऐसे, ये इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा इस तरफ है, ये वोल्टेज का फेजर ऐसे रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे पूरा। और करंट का फेजर देखो उसके पीछे रोटेट कर रहा होगा, लेकिन कितना पीछे होगा, π/2 जितना क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे फेज क्या है, π/2। ये सब वेवफॉर्म्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बच्चों याद रखो, जो पहले रेस शुरू करता है ना वो पहले खत्म भी करता है। ठीक है, जिसने पहले रेस स्टार्ट की वो पहले रेस खत्म करेगा। कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट उससे π/2 जितना फेज में क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। तो अगर ये सिर्फ इतना सेक्शन देखो, इसको थोड़ी देर के लिए सर मिटा दे रहा है। अब ये सेक्शन देखो आप, ये वोल्टेज का वेवफॉर्म है। ठीक है, ये वोल्टेज की एक कंप्लीट साइकिल हो गई। वहां से आप देख सकते हो π/2 जितने फेज डिफरेंस के बाद करंट की साइकिल क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो बच्चों फेज डिफरेंस के ऊपर से मैंने वेवफॉर्म देखो ऐसे ड्रॉ कर दिया, π/2 जितना पीछे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप करंट के इक्वेशन में डिफरेंट वैल्यूज रख के भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये कहाँ पे करंट मैक्सिमम हो रहा है, कहाँ पे 0 हो रहा है, कहाँ पे मिनिमम हो रहा है, वो फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी करंट और वोल्टेज का रिलेशन है, जिसके ऊपर से हमें पता चल रहा है कि करंट π/2 जितना फेज में पीछे चल रहा है। तो सर मुझे एक क्वेश्चन है, ऐसा बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है कि वेवफॉर्म तो करंट का ये जो आपने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया वो आगे दिख रहा है, वोल्टेज पीछे दिख रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, जैसे कि सर ने बताया, जिसने रेस पहले स्टार्ट की ना वो पहले खत्म कर लेगा। इसकी साइकिल स्टार्ट हुई, पहले खत्म हो जाएगी, उसके π/2 जितने फेज डिफरेंस के बाद करंट की साइकिल स्टार्ट होगी। मतलब वोल्टेज ये इंस्टेंट पे है, उसके π/2 जितने फेज डिफरेंस के बाद करंट यहाँ पे पहुंचेगा, इतने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद करंट यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, तो करंट की साइकिल फेज π/2 जितने फेज के बाद स्टार्ट हो रही है, वो इतना क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो जिसकी यहाँ पे जिसका फेजर, मतलब जिस फेजर का रोटेशन पहले स्टार्ट हुआ वो पहले एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि क्या था यहाँ पे, वोल्टेज था। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 के ऊपर से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 करंट I lags the voltage okay in phase by an amount π/2. So I can say, so from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can say that current I lags the voltage V, lags the V in phase by π/2। मतलब फेज डिफरेंस कितना है वोल्टेज और करंट के बीच में, π/2 जितना। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, वोल्टेज भी लीड्स द करंट I in phase by π/2। So it is the phase relation between the voltage and current
in case of what? Pure inductive circuit. Now we will see the average power as well as instantaneous power in pure inductive circuit. So for it I can say, we know that voltage V is equal to what? Vm sin omega t, and current I is equal to what? Im sin ओमेगा टी माइनस क्या होता है? पाई बाई टू. हमने देखा कि ये दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना है? पाई बाई टू है. करंट आई लैग कर रहा है, ठीक है, वी क्या कर रहा है? लीड कर रहा है. तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करते हैं. इंस्टेंटेनियस पावर, चलो इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू कितना होता है? वी आर, ठीक है. वी कितना है? वी एम साइन ओमेगा टी. करंट आई कितना है? आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि V आया था वी एम साइन ओमेगा टी, ये हमने अप्लाई किया था चैप्टर नंबर 6 में. एसी जनरेटर में से जो EMF मिला वो हमने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है. तो जो ये करंट है उसका इक्वेशन तो हमें क्या मिला था? I इज इक्वल टू आई एम माइनस कॉस ओमेगा टी मिला था. माइनस कॉस ओमेगा टी को हमने कन्वर्ट किया था किसमें? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू में. तो क्यों इसको साइन में कन्वर्ट किया? क्योंकि आपका वोल्टेज साइन के फॉर्म में था, इसीलिए मैंने करंट को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया फेज डिफरेंस शो करने के लिए. तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई टू है. कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है. अब देखो ये क्या हो रहा है, ये वी एम आई एम साइन ओमेगा टी एज इट इज. ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू जो है उसको मैं वापस लिख रहा हूँ क्या? माइनस कॉस ओमेगा टी. तो ये कॉस ओमेगा टी और माइनस का साइन में यहाँ पे आगे रख दे रहा हूँ, ठीक है. अब मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने जा रहा हूँ बच्चों. तो ये कुछ ऐसे बनेगा. 2 से मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, ठीक है. तो देखो माइनस वी एम आई एम बाई टू, ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को आप लोग लिख सकते हैं ना, साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है, ठीक है. तो ये मिल गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर. अब एवरेज पावर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. एवरेज पावर, ऑब्वियसली एवरेज पावर फाइंड आउट करना है तो मुझे इसकी क्या लेनी पड़ेगी? एवरेज लेनी पड़ेगी. तो इसका एवरेज क्या बनेगा? P इज, देखो ये एवरेज का साइन है, ठीक है, माइनस वी एम आई एम बाई टू साइन 2 ओमेगा टी. अब देखो ये वी एम कॉन्स्टेंट, आई एम भी कॉन्स्टेंट, 2 भी आपका बाहर, नेगेटिव, ये सब कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है, बाहर रख देते तो सिर्फ एवरेज किसका निकलेगा? आपका साइन 2 ओमेगा टी का, ठीक है. तो बच्चों हमने आगे डिस्कस किया कि साइन एंड कोसाइन फंक्शन का एक साइकिल पे एवरेज कितना होता है? 0 होता है. याद रखना है बच्चों, साइन ओमेगा टी है या साइन 2 ओमेगा टी है, ये सबका एक साइकिल के ऊपर एवरेज कितना होगा? 0 होगा. कॉस ओमेगा टी वो भी 0 होगा. लेकिन अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो उसका कितना निकलता है? हाफ निकलता है. कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है तो उसका भी एवरेज कितना निकलता है? हाफ निकलता है. अब जिसका एवरेज देखो ये साइन 2 ओमेगा टी का 0 हो गया, तो पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया. मतलब यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि एवरेज पावर, ओके, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल इज व्हाट? 0. एक कंप्लीट साइकिल पे पावर कंज्यूम बाय इंडक्टर कितना होता है? 0 होता है, ठीक है. बच्चों हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा था कि इंडक्टर क्या है? इट इज अ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, और उसमें एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, जितनी एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. Okay, and whenever there is a loss, or sorry, whenever there is a lack of energy from the source, then this energy is contributed, returned back to the source by the inductor. So here in one complete cycle, loss of power, or you can say average loss of power, okay, in inductor is what? 0. Okay.